बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और अब तक आए रुझानों में एनडीए सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक एनडीए ने 190 का आंकड़ा पार कर लिया है। इस वक्त हम IBC 24 डिजिटल की टीम के में मौजूद है। आइए जानते हैं इसी टीम से कि बिहार के सियासी किले को कौन फतेह करेगा। सर, आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव की सीट पर अभी क्या चर्चा है, क्या दिख रहा है? अब तेजस्वी यादव काफ़ी पीछे हो गए हैं और ऐसा लगता है कि वो चुनाव हार भी जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने शुरू में बढ़त बनाई थी, लेकिन जो उनकी मार्जिन है वो अभी 3000 माइनस में वो चल रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव भी जो अभी तक का ट्रेंड है उसके हिसाब से लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और उनके हारने का बहुत बड़ा जो कारण है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो उनके भाई खुद हैं। और जो बिहार में अभी जो बहुत बड़ा एक अप्रत्याशित रिजल्ट आ रहा है, करीब 190 एनडीए 190 सीटों पर आगे है। वो आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में जब 2003 में चुनाव हुए थे तो विद्याचरण शुक्ल ने एक अलग पार्टी बनाई थी और वो खुद तो नहीं जीते थे, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने बहुत बुरी तरह से हराया था। सेम बिहार में होने जा रहा। उनके भाई पूरे लगभग बहुत सारी सीटों में लड़े और वो यादव जो कास्ट का फैक्टर है वो भी वहाँ असर करेगा। उनके जो खानदानी वोट थे लालू प्रसाद यादव जी के, वो भी बटे, और उसके अलावा जनसुराज ने काम किया। तो ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए एक असरकारक साबित होने जा रही है। सर, आपने उनके भाई तेज प्रताप का जिक्र किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि तेज प्रताप भी खुद अपनी ही सीट से जहाँ से वो लड़े थे वो हार रहे हैं। तो फिर ये कैसे वोट कटने की राजनीति, आप थोड़ा समझाइए। चुनाव में यही होता है, जब जिन वोट बैंक में जब बंटवारा होता है तो दोनों हारते हैं और तीसरे को उसका फ़ायदा मिलता है। तो यही हुआ है, जो उनका वोट बैंक था वो बटा। और जनसुराज पार्टी ने भी एक बड़ा फैक्टर वो भी है कि उन्होंने भी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं भी किसी भी राज्य में आप जाओ तो ये देखोगे कि बीजेपी, खासकर जो बीजेपी के वोटर हैं, वो बहुत जल्दी बढ़ते नहीं हैं, बहुत जल्दी बढ़ते नहीं। दूसरे पार्टियों के वोटर्स को आप बांट सकते हो, लेकिन बीजेपी का जो कैडर है वो जल्दी डगमगाता नहीं है। और यही उसको लाभ मिला कि वो लोग एकजुट होकर लड़े। रामविलास पासवान, उनकी पार्टी भी जो है, चिराग पासवान भी पिछले बार वो किए थे, लेकिन इस बार एकजुट हुए। तो उनका भी जो आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो उनका वोट परसेंटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा, देखिए काफ़ी लगातार ये घटते जा रहे हैं। ये अभी 3016 वोटों से पीछे ये तेजस्वी यादव हो चुके हैं। आप पूरे बिहार का भी अगर आप देखेंगे तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये अकेले दम पर ये चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े हैं। जो प्राइवेट चैनल्स, निजी संस्थान जो दिखाते हैं वो अलग। आप इन आधिकारिक इनके आप बात करोगे तो यहाँ से भी आप देखोगे कि करीब 190 के करीब ये पहुँच चुके हैं। तो ये जो वोटों का बंटवारा हुआ, खासकर जो उनके खानदानी वोटों का बंटवारा हुआ, ये आरजेडी को बहुत पीछे ले जा रही है। आप देख लीजिए, यहाँ ये करीब 35 सीटों पर सिमट के आरजेडी 35 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रही है मात्र। सर, आपकी तरफ एक और बार लौटेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, दीपक सर, भोरे सीट के बारे में। बहुत चर्चित सीट है ये। भोरे सीट इसलिए भी चर्चित है क्योंकि वहाँ पे जनसुराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसने एक किन्नर प्रत्याशी को उतारा है। हालांकि वो प्रत्याशी तीसरे नंबर पे है, करीब 20,000 वोटों से पीछे चल रही है। और वहाँ भी अगर हम निर्वाचन आयोग के आंकड़े को देखें तो निर्वाचन आयोग के अनुसार जेडीयू कैंडिडेट आ गया है, सुनील कुमार आ गया है वहाँ पे। तो इस चुनाव में ये समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर जिनको चुनाव जिताने के लिए जाना जाता था, उनके खुद के कैंडिडेट इस बार हार रहे हैं। प्रशांत किशोर को माना जाता है कि वो वोट की राजनीति बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या लगता है कौन सी स्ट्रैटेजी उनकी फेल हो गई है? प्रशांत किशोर का अगर देखा जाए तो अपन 2014 चुनाव में जहां मोदी जी को उन्होंने जिताया, प्रधानमंत्री बनाया, तो उन्होंने सोशल मीडिया की राजनीति की थी, सोशल मीडिया में यूथ को कनेक्ट किया था। लेकिन इस बार उनकी ये स्ट्रेटेजी फेल हो गई। दूसरा चीज़, बिहार में भी कई जगह ये देखने को मिला कि प्रशांत किशोर का जमकर विरोध हुआ। मैदान में भी उतरने के बाद उनका जमकर विरोध हुआ। तो ये अब ये कहा जाए कि लॉलीपॉप की राजनीति नहीं चल पाएगी। सर ने जैसे कि बताया कि लॉलीपॉप की राजनीति नहीं चल पाएगी। जनता को काफ़ी उम्मीदें थी प्रशांत किशोर से, लेकिन वो सफल होते नहीं नज़र आए। सर, आप कौन सी सीट पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं?
देखिए अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव का तो सबसे हॉट सीटों में से एक तेज प्रताप यादव जहां से चुनाव लड़ रहे महुआ से, वहां पर लगातार वो पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति दल, वो लगातार आगे बढ़े हुए हैं। संजय यादव वहाँ से जो प्रत्याशी है लगातार शुरुआती रुझानों से लेकर अब तक है वो बढ़त बनाए हुए हैं। महुआ सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से लालू के लाल अलग हुए उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण देखने मिला। टिकटों का बंटवारा हुआ, वोटों का बंटवारा हुआ, और जो नेता दल बदल की जो स्थिति बनी बिहार में, वो कहीं ना कहीं बिहार की जो अब तक के जो चुनावी परिणाम है वो कहीं ना कहीं उलटफेर की जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण लालू के जो परिवार है उसके बिखराव की स्थिति के कारण देखने को मिल रहा है। इसका जो फायदा है नीतीश की एनडीए की सरकार को, एनडीए की जो गठबंधन है उसको मिल रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी और नीतीश को इसका भरपूर फायदा मिला है। अगर आगे की चुनाव के परिणाम की बात करें तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, 190 के पार बीजेपी अब बनती हुई दिख रही है। जो समीकरण है आधिकारिक समीकरण अभी भी देख सकते हैं कि जो महुआ सीट से है वो तेज प्रताप है वो पीछे चल रहे हैं, और कई ऐसे सीट है जहाँ पर चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो नज़र आते हैं। कहीं कह सकते हैं कि कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं वो? करीबन अभी 5,000 आसपास वोटों से कह सकते हैं कि पीछे चल रहे हैं, क्योंकि अभी अपडेट हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप के ऊपर तेजस्वी का हमला और तेजस्वी पर तेज प्रताप का हमला कहीं ना कहीं, और जो बयानबाजी हुई है चाहे वो खेसारी हो या फिर तेज प्रताप हो, कहीं ना कहीं ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने बोला कि यादव वो वोट बैंक जो है वो बट गए हैं, लेकिन हमने देखा कि तेज प्रताप के लिए जनता जो थी काफ़ी इमोशनल थी, सोशल मीडिया पर उनके लिए काफ़ी रील्स बना रही थी, तो क्या उनको ये सपोर्ट नहीं किया गया? देखिए अगर इन सब चीज़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं धरातल में एक नया समीकरण है रहता है, जो जहाँ भी हम चुनाव अभी लगातार देख रहे हैं कि धरातल में एक नया समीकरण देखने मिलता है, सोशल मीडिया से उलटफेर। तो कहीं ना कहीं उसकी जो पकड़ है जो बीजेपी और नीतीश ने वहाँ पर खड़ा किया है, कहा जाता है कि नीतीश कहीं ना कहीं जो समीकरण है उनके नाम से चेंज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में हमको वो नीतीश साहब और बीजेपी का जो छाप है वो देखने मिला। हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक वहाँ पर दौरा करते, तमाम जो दिग्गज है वो जो झोंक देते अपनी ताकत, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो विपक्ष है वो कमज़ोर नज़र आई। और जो यही जो कारण है कि जो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश है क्योंकि बिहार में ग्राउंड लेवल में जो जिनकी स्थिति मजबूत है वो कहीं ना कहीं चुनाव में पड़ना भारी उनका हर बार देखने मिलता है। चाहे वो पिछले बार हम बात करें तो तेज प्रताप ने जो चुनाव जीता था, लेकिन इस बार उलटफेर हमको यहाँ की जो समीकरण है, लोगों के मन के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आए हैं। ठीक है सर, महागठबंधन इस बार फेल होती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, आप किस सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं? कौन सी हॉट सीट है जिसके बारे में आप चर्चा करें? मैं नज़र गड़ाया हूँ तारापुर सीट पे, जहाँ से बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी क्या स्थिति है इसकी? अच्छी खासी लीड पे, करीब 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं वो आरजेडी के प्रत्याशी से। और सम्राट चौधरी का ऐसा है कि वो 1990 से राजनीति से जुड़े हुए हैं और उनकी पारिवारिक राजनीति भी रही है। उनके पिता सांसद रह चुके हैं 7 बार, उनकी माता विधायक रह चुकी है। तो ये, और उनके बाद 1990 में उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ली थी। उसके बाद से ये कंटिन्यू अच्छी पोस्ट पे रहे हैं, भाजपा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं बिहार के, और ये बहुत सधी हुई राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा इन्हें मिला है इस चुनाव में भी। और इनके क्या एक्स फैक्टर्स हैं जो काम आए, इनके हित में काम किए? ये कुशवाहा जाति से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उस पर भी दांव खेला, तो ये उनको इस चुनाव में फ़ायदेमंद रहा है। और सम्राट चौधरी जीत की ओर ही बढ़ रहे हैं लगभग, तो 5,000 वोट से वो आगे हो चुके हैं। तो बाकी वही है, बाकी परिणाम आने पे पता चले। देखिए IBC 24 डिजिटल की टीम लगातार आपको लाइव अपडेट दे रही है। सर, आप कौन सी सीट के बारे में चर्चा करना चाहेंगे? जी, हम अभी मोकामा, जो बिहार की सबसे चर्चित और हॉट सीट बनी हुई है, अनंत कुमार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो जेल में हैं।
तो वो एक सीट है जहाँ पे पूरे बिहार की नहीं बल्कि भारत की नज़र थी। लगातार सभी टीमें वहाँ पहुँच रही थी, अनंत सिंह से बातें कर रही थी। हमारी आईबीसी की टीम भी गई हुई थी, पिछले दिन उन्होंने दौरा किया था और वहाँ की स्थिति को समझने की कोशिश की थी। तो फिलहाल अनंत सिंह जो है अभी जेल में हैं, लेकिन उनकी सीट पर जो स्थिति देखी जा रही है वो काफ़ी आगे चल रहे हैं। करीब 2500 से ज़्यादा वोटों से वो वीणा देवी से आगे हैं और निश्चित है अगर ये बढ़त बनी रही तो अनंत कुमार एक बार फिर से वहाँ वापसी करेंगे, क्योंकि 2005 के बाद 2022 तक वो वहाँ के विधायक रह चुके हैं और उपचुनाव में वो हारे जरूर थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जब उन्हें जमानत मिली और वो बाहर आए तो जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया और इस बार उनका प्रदर्शन फिर से वो शायद दोहराएं और जो अभी तक लीडिंग दिख रही है उसके मुताबिक बहुत मुमकिन है कि वो इस बार भी वहाँ जीत जाएंगे। सर इसके पीछे क्या रीज़न है? एक तो उनके तरफ से ऐसे इंटरव्यूज़ आते हैं जो काफ़ी वायरल होते हैं उटपटांग और काफ़ी उन पर धाराएं चल रही, क्रिमिनल केसेस चल रही है, लेकिन फिर भी जनता उनको इतना क्यों प्यार करती है? मोकामा की जो जाति समीकरण है, देखिए वहाँ से भूमिहार वोटर्स जो हैं वही निर्णायक होते हैं, चाहे वो सूरजभान सिंह बाहुबली जो नेता कहे जाते हैं वो हो या फिर मोकामा से ये अपने अनंत सिंह, तो दोनों ही भूमिहार नेता हैं। जाति समीकरण बिहार के जिन सीटों पर टूट जाती है उनमें मोकामा सीट भी है। हम तो इंटरव्यू देखते हैं जिसमें अनंत सिंह बातें करते हैं और बाहर के लोग उन्हें बाहुबली बताते हैं, लेकिन अगर अपन मौजूदा रिपोर्ट पर जाएं तो अनंत सिंह लगभग 2 दशकों से वहाँ विधायक रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं और चूँकि सत्ताधारी दल से वो इस बार लड़ रहे हैं तो बहुत उम्मीद है कि वो इस बार भी निकाल लेंगे और यही वजह है कि पिछले 2 दशक से वहाँ विधायक भी रहे और एक बार फिर से वापसी करते हुए दिख रहे हैं। तो ये मोकामा सीट की स्थिति है। आप बिहार इलेक्शन के कौन सी ट्रेंड पर नज़र बनाई हुई है, कौन सी सीट पर आप नज़र बनाएंगे? फ़िलहाल मेरी नज़र अलीनगर सीट में है, क्योंकि सबसे पहले तो बीजेपी ने किसी महिला को उतारा है, वो भी युवा मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने उतारा है। कंपटीशन बहुत ही टफ था, क्योंकि मतलब टफ है। फ़िलहाल मैथिली ठाकुर जीत रही हैं फ़िलहाल, पर एक तो बीजेपी ने नया चेहरा उतारा है, लड़की को उतारा है, ऊपर से बहुत ही बीजेपी के पुराने नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने जाके मैथिली ठाकुर को उतारा है, क्योंकि बीजेपी पहली बात तो एक नया चेहरा चाहती थी और जो मिथिलांचल से, जैसे कि मैथिली ठाकुर लोक गायिका है, वो बहुत जुड़ी हुई है मिथिला से। हालांकि वो मिथिला में फ़िलहाल नहीं रह रही थी, दिल्ली में रह रही थी, पर बीजेपी ने अब मिथिला की बेटी को उतारा है, जिनका इस बार मेन फोकस जो बीजेपी का था बहुत अच्छा था। जैसे कि युवाओं का ले ले, हम महिलाओं का ले ले, कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति यानी कि ब्राह्मण भी एक चर्चा बन सकते हैं। इस कारण मैथिली ठाकुर थोड़ी बढ़त बना रही हैं। ये एक मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि मैथिली ठाकुर का हमने देखा वो काफ़ी ट्रोल हो रही थी। उन्होंने मतलब पहला ही दावा ऐसा कर दिया कि वो नाम बदल देंगी अपने क्षेत्र का, तो इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, वो हम लोग उसको 2 नज़रिए से देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैथिली ठाकुर भले ही उनका राय अलग हो सकता है, पर कुछ कुछ मुद्दे उन्होंने ऐसे उठाए जिससे युवा काफ़ी आकर्षित हुए। जैसे कि रोज़गार की बात उन्होंने उठाई, तो फिर ये एक प्लस पॉइंट भी है और नेता बोल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मैथिली ठाकुर नहीं है, उन्हें भी इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो देखिए, IBC 24 डिजिटल की टीम पल पर नज़र बनाए हुए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन होगा बिहार विधानसभा चुनाव का बिग बॉस। देखते रहिए IBC 24 डिजिटल टीम के साथ। मैं हूं आपके साथ चारू अग्रवाल। नमस्कार।